औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ बलानी पाके करो के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे पास जो मौजूद हैं ताल्लुक़ उनका यूथ से है, एंटरप्रेन्योर हैं और वासावड़ मेमन जमात से उनका ताल्लुक़ है और एक हमारी कम्युनिटी की एक मशहूर शख्सियत उनके साहबजादे भी हैं। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछेंगे कि किनके साहबजादे हैं ये। और रेड फॉक्स के नाम से इनके कंस्ट्रक्शन का काम है। दूसरा जो है माशाल्लाह इन्होंने अभी नेक्स्ट स्कूलिंग सिस्टम से कुछ इश्तराक किया है इन्होंने, वो भी इनसे पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। हमारा जो ये टॉक शो है, टैगलाइन इसकी आपने पढ़ ली, पाके करो। पाके करो मतलब कि शहरियार अफरीदी कोई काम कर सकता है, कम्युनिटी को सर्व कर सकता है। यूथ है, यूथ से ताल्लुक़ है आपका। और मैं भी वही काम कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा शहरियार अफरीदी शहरियार राठौर कर रहा है और जो है मैं पाके करो। तो ये पाके करो नहीं करना, हमने अब आगे कुछ काम करना है। शहरियार साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप एंटरप्रेन्योर हैं और जी यूथ से आपका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है, जिस तरह आपके फादर हैं। फादर का नाम आपका जो है वो जब्बार राठौर साहब, पूरी दुनिया उन्हें जानती है और स्पेशली मेमन कम्युनिटी में बड़े फेमस हैं। जो आप पहले तो हम आपके जो पहला बिज़नेस है रेड फॉक्स, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल। रेड फॉक्स जो है हमारी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंपनी है। ये बेसिकली मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था ना, तब मैंने इसकी शुरुआत की थी। इसकी वजह ये थी, जो कि मैं लोगों को मैसेज भी देता हूँ, कि जब आप पाकिस्तान में अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, या तो दो मौके होते हैं किसी भी यंगस्टर के लिए, कि या तो वो बाहर जाके पढ़ाई करे, बाहर जाके जॉब करे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर पाकिस्तान में कोई इंसान जॉब कर रहा है तो उसने पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसने साथ साथ उसके कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना है, कोई ना कोई बिज़नेस करना है। तो हमारी कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी कंस्ट्रक्शन की किसी की फील्ड नहीं थी। मुझे ये शौक था कि क्यों ना हम जो है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहें। तो मैंने अपने दो दोस्तों के साथ ही रेड फॉक्स नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर दी और उसको हमने आगे ग्रो किया। हमने DHA से स्टार्ट लिया, हमने वहाँ पे बेंगलोज वगैरह बनाए, फिर हमने ऑफिस को इंटीरियर कंस्ट्रक्ट किया। तो बेसिकली अब हमारा काम ही होता है रेड फॉक्स के अंदर कि अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है, आपने अपना घर बनाना है, आपने उसको रेनोवेट करना है, आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी है, आपने सिर्फ आर्किटेक्चरल सर्विसेज करवानी है, आपने कुछ भी कराना है, आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है रेड फॉक्स। आप यहाँ पे आएँ, आपका हर काम हो जाएगा। शहरियार साहब माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट थे और आप ये बिज़नेस शुरू किया, इतनी आसानी से तो होता नहीं है। इसके पीछे आपकी किसकी सपोर्ट थी और क्या कितने लोगों का ग्रुप था कि आपको ऑर्डर्स भी मिल रहे थे और ये चीज़ चली भी? हमने जब शुरू किया था तो जाहिर सी बात है फादर का बड़ा सपोर्ट था। उनके एक फ्रेंड थे, हम उनके पास ये पिच करने गए, हमने उनको बताया कि हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बड़ा देसी लेवल हमने स्टार्ट किया। मैं आपको ये वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी एक बिरयानी की शॉप थी, उसके बराबर में जो है ना उनका एक रेस्टोरेंट था जो चल नहीं रहा था, और वो तकरीबन कोई 150-200 स्क्वायर फीट का बिल्कुल छोटा सा होगा। उधर हम लोग ने बैठ के बोला कि वहाँ पे जो है हम अपना यहाँ पे काम शुरू करते हैं। ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, ना वहाँ पे फर्नीचर था, और गटर की लाइन तक जितने वो हमारी ऑफिस के नीचे से जाती थी। तो बार बार वो टैंकर वाला आ रहा है, बीच में हम लोग को ऑफिस में डिस्टर्बेंसेस हो रही। तो शुरुआत तो हमने ऐसे की थी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग सर्वे बाय वॉक करते थे। हम लोग गली गली घूमते थे, खुद जाके देखते थे कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ से सीख सकें, किसी क्लाइंट से मिल सकें, किसी से उसके बारे में बात कर सकें कि वो क्या काम कर रहा है, हम लोग वहाँ से जाके एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। फिर इसके बाद अब्बू के एक और दोस्त के साथ हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने बोला कि उस प्रोजेक्ट को हम लोग खुद शुरू से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनाएंगे, सीख भी साथ लेंगे, फंडिंग भी साथ ही कर लेंगे। और 2-3 दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना ये चीज़ पॉसिबल कर दी जाए। और जाहिर सी बात है इसके अंदर मेरे वालिद साहब का बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए रोल था, लेकिन शुरुआत का जो स्ट्रगल था वो बेशक बहुत ज़्यादा था। एंटरप्रेन्योर का मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ यही जुगाड़ू आदमी। बिल्कुल, अगर जुगाड़ नहीं है और ख़ास तौर में अगर आप इस मुल्क में रहते हैं और जुगाड़ नहीं है तो फिर तो एंटरप्रेन्योर आप नहीं बन सकते। तो नाज़रीन, मैं असल में शहरियार से ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी यूथ को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, है क्योंकि उनका ताल्लुक भी यूथ से ही है। तो उनको एक इंस्पिरेशन देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई किस तरह से आपने हार नहीं माननी, स्टार्ट करना है, स्टार्टअप लेना है। स्टार्टअप लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मैसेज देंगे यूथ के इस बारे में? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आपने गिव अप वाली बात कही ना, वो इतनी ज़रूरी है। गिव अप ना करने वाली बात इसलिए क्योंकि जब आप शुरू करते हैं कोई बिज़नेस, एंटरप्रेन्योर की लाइफ के शुरू के 6 महीने साल जो है वो बहुत स्ट्रगल वाले होते हैं, क्योंकि आप किसी से मीटिंग करने भी जाएंगे ना, आपको कोई टाइम नहीं देगा उस वक्त, क्योंकि आपकी उस वक्त कोई अहमियत नहीं है। आपने अपनी वैल्यू बनानी है, आपने अपनी अहमियत बनानी है, और आपने जो डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। कभी भी आपने गिव अप कर दिया तो कुछ भी नहीं
नहीं हो सकता। लोग जो आर्टिस्ट भी बनते हैं ना, जो ट्रेनिंग करते हैं, जो बड़े बड़े, हमने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़ा फेमस फुटबॉलर है, तो वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो फ्रंट पे आके स्क्रीन पे कितने गोल्स मार रहा है, ये हम नहीं देखते हैं कि पीछे उसकी जो लाइफ है, ऑफ स्क्रीन जो लाइफ है, उसके अंदर वो कितनी ट्रेनिंग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी अपने हाथों से लिखनी है और उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट ये है, आपने गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। अभी रेड फॉक्स किस लेवल पे है, आपने कब शुरू किया था, थोड़ा सा ये भी आगाही दीजिए। रेड फॉक्स मैंने शुरू किया था 2017 के अंदर। तब मेरी यूनिवर्सिटी का पहला साल था, तब मैंने शुरू किया था। तब हम लोग छोटा छोटा बिल्कुल काम कर रहे थे, किसी के घर का एक रूम हमने रेनोवेट कर दिया, वहाँ से शुरू किया था। और फिर इसके बाद हमने उसको थोड़ा सा अप लेवल लेके गए, हम लोग ने उसको कंस्ट्रक्शन फील्ड पे गए, हम लोग ने प्लॉट्स बनाना शुरू की। फिर हमने ऐसा किया कि हमने एक इन्वेस्टमेंट फीजिबिलिटी बनाई कि हम लोग पैसे आपसे लेके हम लोग आपको एक प्लॉट दिला के देंगे, उसको बनाएंगे, उसको बेच के उसका प्रॉफिट सारा आपको दे देंगे और हम उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट परसेंटेज रख लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि पहले तो बाहर से पैसे आसानी से आ रहे थे उस टाइम पे, अब थोड़ा सा ये मसला हो गया, लेकिन पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो जाता था, वो पैसे लगाते थे घर बैठे बैठे, उनको 1 साल 1.5 साल के अंदर उनका बंगला बन गया और उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। तो हम वो वाला काम करते थे। फिर इसके बाद हमने ऑफिस की तरफ हम लोग चले गए। अभी का जो है हमारा ऐसा ही कि हम लोग ऑफिस को रेनोवेट करते हैं, हम लोग जो बिल्कुल पुरानी जगहें हो चुकी होती हैं उसको हम लोग रेनोवेट करते हैं, और हम लोग वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वेज के अंदर करते हैं। और हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम लोग सस्टेनेबल काम करते हैं, हम लोग ग्रीन एलिमेंट को बरकरार रखें, क्योंकि हर काम के अंदर एक यूएसपी होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास स्टील बच रहा है तो स्टील को भी हम कहीं ना कहीं रीयूज़ करेंगे। हम रीयूजेबिलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना क्लाइंट्स थोड़ा सा ये फोकस करते हैं कि वाई नॉट ऐसी चीज़ की जाए जिसका एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इफेक्ट भी हमें मिले। जी, तो हमारे शहरियार राठौर साहब, रेड फॉक्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आपको भी कोई काम हो तो इनसे रब्ता करें। इनके नंबर भी हम इंशाल्लाह आपको अपनी स्क्रीन पे बताएंगे। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट स्कूल की तरफ आते हैं। कैसे ख्याल आया, एकदम से यू टर्न लिया आपने, बिल्कुल डाइवर्ट हो गया दूसरी तरफ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का और स्कूलिंग का, क्या कहेंगे? ये तो शौक़ जो था ना मुझे बचपन से था कि जब पढ़ाते हुए देखता था अपने प्रोफेसर्स को, अपने टीचर्स को, तो मुझे ये होता था कि जो वो चीज़ नहीं पढ़ा रहे काश मैं वो एक दिन पढ़ा दूँ। तो मैं ये नहीं है किसी से मोटिवेट होकर इंस्पायर होकर कर ले, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग सिस्टम बड़ा फ्लॉट था। मुझे स्कूल जाने का खुद कभी दिल नहीं होता था, और मुझे ये था कि यार जब मेरे बच्चे होंगे तो वो एटलीस्ट उनका स्कूल जाने का दिल होना चाहिए, उनको पढ़ने का दिल होना चाहिए, उनको ऐसी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएँ कि उनको फ़ायदा हो। और सेकेंडली फिर ये था कि मैंने देखा कि मुझे स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद जब मैं लाइफ के अंदर आ गया हूँ, तब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस स्कूलिंग सिस्टम का, मुझे उस कॉलेज सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्यों ना उस चीज़ को चेंज किया जाए। बंदा जब बाहर निकले, स्कूलिंग से बाहर निकले, तो उसके पास कोई स्किल तो हाथ में हो, उसके पास कोई ऐसी चीज़, कोई कॉन्फिडेंस तो हो अपने ऊपर। तो मैं इस चीज़ से गुजरा, मैंने ये चीज़ फेस की, तो मुझे ये हुआ कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ की शुरुआत की जाए कि जिसके अंदर आप भी लोगों की ज़िंदगी एक्चुअली इस तरीके से बदल सके। तो इसलिए अगेन एक और फैक्टर ये था कि अगेन मैं अपने वालिद साहब की बात करूँगा, उनको भी बड़ा शौक था कि आपको पढ़ाना चाहिए, आपकी पढ़ाने वाली वो चीज़ है, आपके अंदर वो नेचर है, आपकी वो पर्सनैलिटी है। तो उसकी वजह से भी हम दोनों की कॉम्बिनेशन एंड मोटिवेशन ये थी कि हम लोग स्कूल स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमने उसको फ़ौरन कैश इन किया। नेक्स्ट स्कूल जो है क्या ऐसी नई चीज़ कर रहा है कि दूसरे स्कूलों में नहीं? देखिए, नेक्स्ट स्कूल जो है, ये पहली बात तो है एक प्रोजेक्ट है अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क का। और अल्फ़ा एजुकेशन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो सारे एजुकेशनिस्ट ने ही मिलकर बनाया है। जो ओ लेवल्स के नाम वाले टीचर्स हैं, जो फेमस वेल नोन टीचर्स हैं, उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया। ऐसा नहीं है कि कुछ बिजनेसमैन ने मिल के जो है ना ये सोच लिया कि चले यार एक स्कूल खोल लेते हैं। एजुकेशनिस्ट ने मिल के सोचा कि एक स्कूल खोलते हैं, एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो उसका एक सब्सिडरी ब्रांड है नेक्स्ट स्कूल। और नेक्स्ट स्कूल जो अलग हट के चीज़ें करता है, वो स्टीम एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्ट्स, मैथ्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास जो बच्चा एडमिशन लेके पहली दफ़ा कदम रखेगा स्कूल के अंदर, उसका पहला दिन होगा, तो हमारे पास गार्डनिंग एरिया है, आप अपना प्लांट भी खुद लगाएंगे, आप उस प्लांट को भी खुद ग्रो करेंगे। तो बच्चे के अंदर एक वो एलिमेंट आता है कि किस तरीके से आपने प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना है। सिमिलरली हमारे कैंपस के अंदर मिनी ज़ू है, तो किस तरीके से आपने एनिमल्स के साथ इंटरेक्टिविटी रखनी है। फिर हम लोग फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाते हैं नेक्स्ट स्कूल में। तो फॉरेन लैंग्वेज का फ़ायदा ये है, हम लोग उसमें चाइनीज़ सिखा रहे हैं। अब आप देखेंगे आजकल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा हमें चाइनीज़ नज़र आ रहे होते हैं अगर हम बिज़नेस करने जाते हैं। तो आपके पास वो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाए। तो हम नेक्स्ट स्कूल के थ्रू वो चीज़ें टारगेट करते हैं जिन चीज़ों की एक्चुअली बच्चे को स्कूल के बाद ज़रूरत पड़ती है, हम वो वाली चीज़ें सिखाते हैं। असल में हमारा शो जो है ये कैजुअल टॉक है, और मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ नोटिस कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे को अंदर कुछ चीज़ें निकल रही हैं। ये बोलना कहाँ से आया आपको? बोलना कहा कि एक चीज़, अभी आपसे मेरी बात हो रही थी ना, तो आपने एक ज़बरदस्त बात मुझे बताई और आप ही से सीखा है मैंने, ये गाते गाते गवैया बनना। तो हमारा भी वही है। इंसान जो होता है ना, खिलाड़ी कभी खुद नहीं होता है, उसको वक्त और हालात बना देते हैं। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें करते करते बोलना तो आ जाता है, और जीन्स में भी है,
वालिद साहब भी ऐसे ही हैं, उनका बोलने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, कन्विंसिंग पावर है। मतलब मार्केटिंग तो आपके फादर से अच्छी कोई कर नहीं सकता। ये तो बहुत सीनियर पर्सन है और कब से वो बेच रहे हैं और बिक रहा है। तो माशाल्लाह ये तो मैं उनको मानता हूँ। अब बात करें ये जो स्कूलिंग सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आजकल दौर जो है वो एआई का दौर है, आगे जाके पूरा जो वो है वर्चुअल वर्ल्ड पे जा रहा है। ये दुकान मैंने ली है तो उस दुकान की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपको वक्त के साथ साथ आगे तो बढ़ना है और आपने इस चीज़ों को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। डिजिटलाइज दौर हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हाई रोल बन चुका है। कोई भी चीज़ किसी ने करनी है वो क्लिक ऑफ अ बटन पे हो जाती है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट बेस है, जितनी भी यूथ है, जितनी भी यंग जनरेशन है, उनको बहुत रैपिडली इसके साथ साथ ग्रो करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है और हम लोग उसके साथ कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी नीड टू कैचअप ऑन दैट। अब हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाती है, सबको यूज़ करना नहीं आता है उस टेक्नोलॉजी को। आप अगर सिर्फ इस चीज़ की महारत हासिल कर लें कि आपने टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, तो आप इसी चीज़ की कंपनी खोल के बैठ सकते हैं या हम टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना सिखाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे स्कूल्स को तो डेफिनेटली ये फोकस करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईटी के स्किल्स हो गए, एनी काइंड ऑफ स्किल दैट इज़ इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसकी डेवलपमेंट आपने स्कूलिंग सिस्टम के अंदर इंस्टिल कर देनी है, इंजेक्ट कर देनी है। और हमने ये चीज़ को इंश्योर किया हुआ है पहले दिन से कि चाहे बच्चा 2.5-3 साल का ही क्यों ना हो, जब वो पहली दफ़ा स्कूल आ रहा है, उसको आप वो सारी चीज़ें सिखाएं जिससे उसका माइंड जो है ऑटोमेटिकली ये चीज़ पे वर्क करे कि हाँ, आपने जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैपिड ग्रोथ के साथ काम करना है, फास्ट इंटरैक्टिव चेंज के साथ आपने काम करना है। कुछ हद तक इस बात पे मानता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर तरीके वही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे बड़ों ने हमें तरीके सिखाए थे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए और आसान हो जाता है अगर आप टेक्नोलॉजी को लर्न करके अपने साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब वो सेठ का बेटा सेठ तो बनेगा, लेकिन उसको पढ़ना भी पड़ेगा। और अब उसको टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वरना पढ़ाई तो पैसे देके भी हो जाती है, वरना उसको सेठ कोई नहीं कहेगा। हाँ, अब तो स्किल बनाना पड़ेगा और स्किल दिखाना पड़ेगा। यार ये आप जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये सब पूरा जो आपकी पूरी जो गाड़ी चल रही है, तेज़ चल रही है, अभी मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन ये तो पैसे वालों के लिए सब, ये तो जो काम करना चाहता है तो अल्लाह ताला तो उसका साथ देते ही देते हैं, लेकिन इंसान खुद ऐसे रास्ते निकाल सकता है कि वो बहुत आसानी से काम कर सकता है। आपको पैसे की नीड ही नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर नोटिस कर लिया है कि पैसा एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आपने बिज़नेस करना है, आपके पास पैसा लगाने के लिए लोग होंगे। आपने कोई स्किल लर्न करना है, आपको फ्री में भी मिल जाएगा स्किल लर्न करने के लिए, और लोग आपके ऊपर पैसा भी लगा देंगे कि आप लर्न कर लो। पैसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग सिर्फ डीमोटिवेट होते हैं। हमें टीवी पे बस दिखाया जाता है, हर मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि यार पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जब अपना लव फॉर ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, जब हम लोगों को ट्रेडिंग सिखाते थे, हमने बहुत नॉमिनल फ़ी पे शुरू में स्टार्ट किया, उसके बाद हमने वो फ्री कर दिया। हमने फ्री ऐसे कर दिया कि आप आएँ, आप पढ़ें, आप सीखें, आप काम करें, हमें कुछ भी नहीं दें। तो सिमिलरली ऐसे हमारे जैसे हज़ारों लोग बैठे हैं जो बोलते हैं कि बस आप लर्न करें और आप आगे बढ़ें, जो पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं, जो दुनिया का अच्छा चाहते हैं। तो आप आसानी से पैसे उठा सकते हैं, आप आसानी से पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पैसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। सर मैं देखिए वहाँ से ग्राउंड रियलिटी की मैं अगर बात करूँ ना, आप इसलिए कह सकते हैं कि आप जब्बार राठौर के साहबजादे, या मैं कहूँ कि यार सेठ फैमिली से है ना, गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए मैं, और जो बच्चों को हम जानते हैं टैलेंट भी है, सब कुछ है, मैंने उनको झाड़ू लगाते भी देखा है आज के दौर में। तो ऐसा नहीं है कि बहरहाल बहुत अच्छी सोच है आपकी। मेमन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है। एक सवाल, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना वो मेमन ज़्यादा हैं और दूसरे भी फॉलोअर्स हैं हमारे, मेमन कंजूस होता है? मेमन कंजूस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। हम स्कूल में जाते थे, हमें बच्चे चिढ़ाते थे कि यार तुम मेमन हो, तुम तो बड़े कंजूस हो गए। मैंने मेमन से ज़्यादा चैरिटी वाला बंदा आज तक कोई नहीं देखा। लिटरली आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए ना, मेमन से ज़्यादा कोई चैरिटी वाला बंदा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जितने बड़े बड़े बिजनेस हो गए, जितने भी उनके सदक़े होते हैं, जितने भी उनके ज़कात होते हैं, आप मैक्सिमम जो नाम देखेंगे वो मेमन्स का देखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, NGOs भी आप देखेंगे तो मेमन चला रहे होंगे, जितने भी हेड्स देखेंगे वो मेमन चला रहे होंगे। और मेमन की जेब से जितना पैसा डेवलपमेंट के लिए निकलता है, उतना किसी और की जेब से कभी भी नहीं निकलता है। हर कौम, ये मैं इसलिए नहीं कहता हूँ मैं मेमन हूँ, मैं जेन्युइनली इसलिए नहीं कहता हूँ, मैं कोई मेमनों का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, फ़ैन नहीं हूँ मुझे। अलग मैं खाली इस बात से कहता हूँ, जितनी भी कौम है ना वो सिर्फ अपना सोचती है कि हम सिर्फ ग्रो कर लें। मेमन एक वाहिद ऐसी कौम है जो ये नहीं सोचेगी कि यार ये मेमन है तो उसको मैं पैसे दूँ। वो ये सोचेगी कि चाहे जो भी कौम है, जो भी बंदा है, उसको नीड है, उसको पैसे दे दो। तो कंजूसी तो मैंने मेमन के अंदर कभी भी नहीं देखी। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, और ऐसा रियलिटी में है कि मेमन कंजूस नहीं है।
ये देखने वालों को मैं बताऊँ, पहले ज़माने में कहा जाता था कि भाई मेमन कंजूस है। अब हम लोग क्योंकि हम सोशल वेलफेयर की बहुत ज़्यादा कामों में होते हैं, देखते हैं, तो हर जगह हर वक्त मेमन मौजूद होता है अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। तो मेमन कंजूस नहीं है। तो आगे बात करते हैं थोड़ी सी। मेमन कम्युनिटी में सेठ कल्चर तो अभी भी है, क्या कहते हो? मेमन कम्युनिटी में यही एक चीज़ है जो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सेट कल्चर बहुत ज़्यादा है। जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो सारे सेट कल्चर के ऊपर चल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं वो कॉर्पोरेट ब्रांच को, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स को रिस्पेक्ट करती हैं, वो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को रिस्पेक्ट करती हैं, वो एक इम्प्रूवमेंट पैरालिसिस पे चल रही होती हैं। लेकिन आप अगर इसको देखते हैं कि मेमन कम्युनिटी के अंदर जो सेट कल्चर है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही है। और एक और चीज़ जो मैं बहुत नोटिस करता हूँ मेमन कंपनीज़, मेमन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मेमन बिजनेस के अंदर मेरिट पे हायरिंग बहुत कम होती है। यही क्योंकि सेट कल्चर है, तो मेरिट पे हायरिंग बहुत कम होती है। अभी आपने जैसे मुझे बताया कि मैं अब्दुल जब्बार राठौड़ का बेटा हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी शायद आसान हो, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मेरे अब्बू ने मुझे शुरू से ऐसा ही रखा हुआ है कि टफ़ लाइफ, आपको मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने बाहर जाके कमाना है, आपने खुद अपनी इज्जत कमानी है, आपने जो काम अगर मेरे साथ करना भी है तो आपने प्रूव करना है कि मैं आपके साथ काम क्यों करूँ, और आपने मुझे वो रिजल्ट ला के देना है। तो सिमिलरली अगर ये सारे मेमन्स अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर लें, बड़ा अच्छा है। अदरवाइज़ ये होता है, आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ बिज़नेस अच्छा चलता है, सेकंड थर्ड जनरेशन उस बिज़नेस को ख़त्म कर देती हैं, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेट कल्चर है। अगर सेट कल्चर हट जाएगा तो मेमन कंपनीज़ भी बहुत लॉन्ग टर्म तक आगे चल सकेंगी। मेमन यूथ जो है आजकल मैं थोड़ा सा नोटिस करता हूँ, वो अपनी कम्युनिटी यानी जमात सिस्टम जो है उसमें जो काम होते हैं उससे थोड़ा दूर रहती है, या उनको मौका नहीं दिया जाता, क्या कहेंगे आप? असल बात ये अवेयरनेस कम है। मेमन के जो देखें, जितना बड़ों ने करना था वो कर लिया। अब जो मेमन यूथ है ना, उसको ये वाकई में इसको ये नहीं पता उसकी जमात क्या है, उसकी जमात की हिस्ट्री क्या है, उसको जमात में कर लेने का पर्पस क्या होगा। हम दुनिया में किसी भी आप कम्युनिटी में चले जाएं, दुनिया में कोई भी बिज़नेस कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल आपके घर से शुरू होती है। और जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी आप जो भी डिवीजन सेक्ट है आपका मेमन कम्युनिटी के अंदर, वो आपका सबसे पहला घर है। आप नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, आप जिस जमात से आप उधर से नेटवर्किंग अपनी शुरू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ को जमात का नाम भी नहीं पता होता है। हमें नहीं पता, मुझे आज से 2 साल पहले तक ही नहीं पता मैं कौन सी जमात से हूँ, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको आज तक नहीं पता वो कौन सी जमात से हैं। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है तो वो ना कुछ हेल्प आउट कर सकेंगे, ना वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ना वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ना उनको पता होगा कि उसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि यूथ की गलती है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने, जो जमात वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि हम यूथ को फॉरवर्ड करेंगे, हम लोग यूथ को इनकरेज करेंगे। लेकिन आप यूथ को इनकरेज करने के लिए यूथ वाली चीज़ें करानी पड़ेंगी आपको कोई अच्छी सी पिकनिक्स रखनी पड़ेंगी यूथ के लिए। यूथ ऐसे नहीं इनकरेज होती, यूथ चाहती है एंगेजिंग चीज़ें। आप उसके थ्रू अगर अवेयरनेस करेंगे तो यूथ की पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो लोगों को सबसे ज़्यादा यूनाइट करती है, वो क्रिकेट है। आप एक मेजर स्केल के ऊपर इंटर कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट रख दें, वो तो जगह जगह हो रहे हैं ना। मेजर स्केल पे नहीं हो रहा। मेजर स्केल पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है इंटर कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। मुझे नहीं पता कि मैं कहीं अपनी वाली जमात के अंदर जाके क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। वो अपॉर्चुनिटीज़ आप बनाते हैं, आप बेशक बोलते हैं कि हम लोग यूथ के लिए कर रहे हैं। वो तो देखें, आपकी जमात का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपकी जमात का फेसबुक का पेज बनाओ। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपकी जमात की अभी लीग भी हो गई, व्हाट्सएप क्रिकेट लीग भी हो गई, और इससे सबसे बड़ी लीग मेमन सुपर लीग होती है। ठीक है, बिल्कुल। मेमन सुपर लीग, अब मेमन सुपर लीग है मेमनों के लिए। अब मेमन बच्चा उसमें नहीं जाए तो फिर क्या करें? यूथ ही नहीं है ना उसमें, आप एज बैरियर तो करें। मेमन सुपर लीग के अंदर देखें, यूथ थोड़ी ना होती है सारी, 50% भी यूथ नहीं होती है, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। और अगेन मेमन में सेट कल्चर है, सेट का बेटा खेलेगा, नॉर्मल बच्चा तो नहीं खेलेगा जिसके पास मेरिट है। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं हो रही, ना यहाँ पे हम कोई चीज़ काट रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। मैं रियलिटी बात हो रही है ये कि सेट कल्चर की बात होती है, और ये सेट कल्चर वाकई एग्जिस्ट करता है। इस पर भी हमें थोड़ा सोच, सारे काम हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, और पूरी दुनिया हमें फ़ख्र करती है मेमन कम्युनिटी पे, और हमें खुद भी फ़ख्र है मेमन कम्युनिटी पर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और ये यूथ ही है जो इसको सही करेगी। मेरा ये मतलब मानना है कि अब यूथ का टाइम आ गया है, तो वो कुछ करना चाहती है और इंशाल्लाह कुछ करेगी। यूथ को क्या मैसेज देंगे? एंटरप्रेन्योर जो कुछ करना चाहता है, बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और हर जगह हर आदमी अपना मंजन बेच रहा है, दराज वाले अपना मंजन बेच रहे हैं, फलाना अपना मंजन बेच रहा है। आपको पता है, आप इसी फील्ड से, तो एक कोई सेशन होता है 1 घंटे का,
बेचारे 800 1000 2000 बच्चे उसमें बैठते हैं, वो अपनी ब्रांड का मंजन बेच के चला जाता है, उस बच्चे को पता नहीं होता मेरे साथ हुआ क्या, और उसके टूल्स वो मिलते नहीं हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ये कल्चर बहुत कॉमन हो चुका है, लोग मंजन बेचने वाला कल्चर इतना कॉमन हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने आपको जैसे भी पहले बताया कि हमने अपने कोर्स तक फ्री कर दिए, ना कोई ब्रांड एलिमेंट रखा, ना उसके अंदर कोई चीज़ रखी। हर एंटरप्रेन्योर को, हर यूथ को जो अभी आगे ग्रो करना चाह रहा है, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आजकल का दौर ऐसा है कि वो एवी में हेल्प नहीं कर रहा है, वो अपनी कोई ना कोई चीज़ बेचना चाह रहा है, तो आप उस असिस्टेंस से थोड़ा सा दूर हट जाएँ, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लग जाएँ। अगर आपने वाकई में कहीं पहुँचना है, आपने अपने आप को 1 साल का टाइम देना है, और आपने उस 1 साल के अंदर 1 साल तक लर्निंग करनी है, प्रैक्टिकल भी और थियोरेटिकल भी। आपको जो स्किल समझ आता है कि आपको लगता है कि आप स्किल के लिए सूटेड हैं, आपको लगता है आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वो करें। आप बहुत ज़्यादा उसकी बेसिस पे एकेडमिक्स भी लर्न करें, टेक्निकल ट्रेनिंग भी उसकी लें, स्किल को डेवलप करें, उस पर महारत हासिल कर लें। एक दफ़ा महारत आ गई, आप किसी के सामने बैठ के एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि मेरे पास ये स्किल है। सेकेंडली, आपके पास स्किल आ गया, डॉलराइज करें अपनी इनकम, डॉलराइज करें अपनी इनकम, चाहे कुछ भी हो जाए, डॉलराइज करें अपनी इनकम। आज आप पाकिस्तानी रुपये में कमाएंगे, आपको नुकसान होगा, क्योंकि हमारी कंट्री फ़िलहाल तो उस ग्रोथ पे नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि डॉलराइज कर दें। आप बेचें तो आप ज़रूर बेचें, इंटरनेशनल क्लाइंट को बेचें। इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत ज़्यादा चाहता है कि पाकिस्तानी इंसान के साथ काम करे, लेकिन आप अपने आप को उस काबिल बनाएं, अपने आप को वक्त दें। ये नहीं सोचे कि मैंने 4-5 महीने लगातार मेहनत कर ली, मैं रोज़ 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, अभी मुझे 10 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। बैठे बैठे कभी भी प्लेट में कुछ भी नहीं मिलता है, इंसान को उसके लिए मेहनत करनी है। और क्लाइंट्स हमेशा बाहर की ढूंढें, इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूंढें। आप गूगल पे जाएंगे, जब आप एक दफ़ा स्किल ले लेंगे, आपको हज़ारों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप बस अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, रास्ते ऑटोमेटिकली सारे खुल जाएंगे, क्योंकि फिर अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं। अल्लाह को आपकी नीयत पता है, रास्ते ऑटोमेटिकली सारे इजी हो जाते हैं। हमारे काउंसलिंग सिस्टम स्कूलों में नहीं होता, तो ये अब शुरू होना चाहिए। अब तक हम इतने पीछे के काउंसलिंग होती नहीं है, किस बच्चे ने कहाँ जाना है। क्या कहेंगे? हम अभी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल के अंदर, हम उनको यही कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको वादा ये है कि आपका जब बच्चा आएगा ना, हम ये नहीं करेंगे कि बस उसने जो है ना साइंस मैथ ये सब खाली सारा एकेडमिक्स पढ़ लेना, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स जाके पढ़ लेनी, ऐसा नहीं करेंगे हम आपको बता देंगे कि आपका बच्चा कौन सी फील्ड के लिए सूटेबल है, वो जिस फील्ड के लिए सूटेबल है, हम उसके लिए अलग से उसका ट्रेनिंग कस्टमाइज प्रोग्राम रखेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप बाहर देखते हैं, बाहर लोग स्कूल जाते हैं ना, तो वो इतने बड़े बड़े बैग लेके नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे के वजन से ज़्यादा उसका बैग का वजन होता है, उसको किताबों के अंदर में डाल देते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, माँ बाप उसको मारते हैं, टीचर्स उसको सुनाती हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। अब अगर वो मिसाल के तौर पे इन थियरी वाली बुक्स में अच्छा ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? वो कर ही नहीं सकता, तो आप उसको पहले से डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस सारा उससे ले रहे हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी उससे ले रहे हैं। तो काउंसलिंग सेशन बहुत ज़रूरी है, उस इंसान को आगाह करना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं। भाई हो सकता है ऐसा हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखिए 100% स्कॉलरशिप मिलती है आपको अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आपको 1 करोड़ रुपये साल के नहीं देने पड़ेंगे अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे हैं। तो क्यों ना आप उन चीज़ों के ऊपर मेहनत करें। ये पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, इससे स्कूलिंग सिस्टम के लिए मैसेज नहीं है। पेरेंट्स को दोनों चीज़ें करनी है, ऐसी स्कूल सेलेक्ट करें जो बच्चे को कस्टमाइज ट्रेनिंग दे, और आप खुद भी घर पे ये चीज़ नहीं करें। अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहा है, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं बन रहा है, तो खैर हो गई, आप उसको ट्रेन करें, आप उसको तरबियत दें, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, लेकिन जो उसको बनना है उसके लिए आप उसको प्लेटफॉर्म दें। तो काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे ये बातें करके। आखिरी जो सवाल हमारा होता है हर मेहमान से, हम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दें, फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है, मेरे अम्मी अब्बू माशाल्लाह, हम 2 भाई बहन हैं, और हम लोग मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और राठौड़ हमारा सरनेम है। और जमात की जहाँ तक बात है तो हमारा बाटवा जमात और वासावाला जमात, वासावाल में। हाँ, इनमें से कोई एक है। देखें वासावाल है, देखें मैं यही कह रहा हूँ, यूथ को नहीं पता, यूथ को ये बिल्कुल नहीं पता, तो हम लोग वासड़ हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता उसको लिखते कैसे हैं, ठीक, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं हम। खैर, हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो यही है। और पापा मेरे बड़े वेल नोन हैं इन सब चीज़ों के अंदर, वो मीडिया में भी थोड़ा सा आगे आगे हैं, और मार्केटिंग के भी हैं वो, और ही ऑलवेज मेक श्योर, और वो मेरे लिए एक मेमन की प्राइम एग्जाम्पल है। मैंने उनमें ये चीज़ देखी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेमन पैसों से हेल्प नहीं करता, ये एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं एंड में ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, मेमन जो है ना अपनी जान से हेल्प करता है। मेमन उन जगहों पे उन लोगों के लिए पहुंचता है जहाँ पे कोई नहीं पहुंचेगा। वैसे बहुत सारे कौम के पैसे वाले होते हैं जो पैसे दे के आपको सपोर्ट करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। मेमन हर बंदे के लिए हर जगह खड़ा होगा। आप देखेंगे अगर कोई मेमन हॉस्पिटल में होगा ना, तो उसके लिए पूरी पलटन आई हुई होगी, पूरी कौम आई हुई होगी मेमन, क्योंकि हमारा भाई हॉस्पिटल में। दूसरी जमातों में आप ऐसा नहीं देखेंगे। मेमन के अंदर ये चीज़ बहुत है कि वो फिजिकली भी दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार राठौर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा, और आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि जब बुलाएंगे हम आप आ जाएंगे हमारे पास। तो देखते रहिए पाके करो के एपिसोड्स,
आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यही हमारी हौसला अफजाई है और यही हमारी जीत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।